गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने जेल का क्लासिफिकेशंस पढ़ा था, जिसमें अपन ने चौथा प्रकार पढ़ा था जेल के गुणों के आधार पर, कि जेल के गुणों के आधार पर जेल को अपन कठोर जेल, प्रत्यास्थ जेल, अप्रत्यास्थ जेल या फिर कंपनवर्ती जेल में विभाजित कर सकते हैं। प्रत्यास्थ जेल और अप्रत्यास्थ जेल के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट अपना प्रकार है कंपनवर्ती जेल, जिसे अपन टिक्सोट्रोपिक जेल भी कहते हैं। कि कुछ जेलों को जब तेजी से हिलाया जाता है तो वे क्या शोर में बदल जाते हैं, ठीक है। और जेलों के इस प्रभाव को के कारण इन्हें क्या कहते हैं, कंपनवर्ती जेल कहते हैं, ठीक है। अब कुछ जेल ऐसे होते हैं, अपन नॉर्मल भी देख सकते हैं कि अगर जेल को जोर जोर से हिलाए तो क्या होगा, शोर में परिवर्तित हो जाता है या फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जेल के इस प्रॉपर्टी के कारण इसे अपन क्या कहते हैं, कंपनवर्ती जेल या फिर टिक्सोट्रोपिक जेल भी कहते हैं। इस प्रकार का सोल जेल रूपांतरण क्या कहलाता है, कंपनवर्तीता या फिर टिक्सोट्रोपिक कहलाता है। मतलब जेल का सोल के रूप में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कंपनवर्तीता। उदाहरण की अगर अपन बात करें, जैसे जेल में जिलेटिन है, जेल में एगार एगार है और सिल्वर ऑक्साइड जेल है, ठीक है। किसी सामान्य कोलाइडी विलयन में विद्युत बीट की निश्चित मात्रा को मिलाने पर कंपनवर्ती जेल की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जेल बनाने की विधियाँ, मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेल। कि जेल बनाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ काम में लेते हैं। पहली है कि स्कंदन अथवा विलेयता में कमी के द्वारा, कि कई प्रकार के कोलाइडी विलयनों को स्कंदन द्वारा जेल में रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। यह रूपांतरण 3 तथ्यों द्वारा होता है। पहला है कि कणों का आकार के आधार पर, सोल की सांद्रता के आधार पर और विलयीकरण की गति के आधार पर, ठीक है। मतलब स्कंदन या फिर विलेयता में कमी करके भी अपन जेल का फॉर्मेशन करेंगे। विलेयता में कमी करेंगे तो क्या होगा, जो परिषिक्त प्रावस्था के कण हैं, जो ठोसों के कण हैं, वो क्या होंगे, स्कंदित हो जाएंगे और कुछ मात्रा में स्कंदित होकर क्या सोल से जेल का निर्माण कर लेंगे। उदाहरण की अगर अपन बात करें तो जैसे पेक्टिन का सोल एल्कोहल या कार्बोहाइड्रेट के मिलाने पर स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा पेक्टिन जेल का रूपांतरण या फिर रूप ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, कि विभिन्न प्रकार के जेलों का निर्माण सांद्र विलीनों की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। यदि अभिक्रिया उत्पाद अविलयशील हो तथा कणों में समूहन द्वारा रेखीय कोलाइड बनाने की प्रवृत्ति निहित हो, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर अपन जैसे बेरियम सल्फेट के जेल के निर्माण में अगर अपन बेरियम थायोसाइनेट के सेचुरेटेड सॉल्यूशन को मैग्नीज सल्फेट में मिलाकर हिलाया जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार अगर अपन देखें कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के जेल का निर्माण एल्युमिनियम लवण के सांद्र विलयन तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड को परस्पर मिलाने से होता है, ठीक है। तीसरी विधि है कोलाइडी विलयन को ठंडा करके, कि कुछ सोलों से जेलों का निर्माण उनके सोल या गर्म विलीनों को ठंडा करके किया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें, अगार अगार है, ठीक है। जिलेटिन गर्म विलायकों में विलय होते हैं, परंतु ठंडा करने पर ये क्या जेल में परिवर्तित हो जाते हैं। अपन ने पहले पढ़ा था, अगर अपन सोल को नॉर्मल सोल को अगर अपन ठंडा करें तो क्या होगा, उसके पार्टिकल नीचे बैठना शुरू हो जाता है अर्थात स्कंदित होना शुरू हो जाते हैं। और ये पार्टिकल क्या परिषिक्त प्रावस्था के कण क्या होंगे, आपस में जुड़कर, ठीक है, क्या जेल का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार जिलेशन की प्रक्रिया निम्न पर निर्भर करती है, ठीक है। कोलाइडी विलयन को ठंडा करके जेल बनाया जाता है, और किन किन पदों पर निर्भर करेंगे देखते हैं कि जिलेशन की अभिक्रिया का ताप, जिलेशन में लगा समय, माध्यम की श्यानता और कोलैंड की अल्प सांद्रता पर, ठीक है। नेक्स्ट विधि है द्विव अपघटन द्वारा। ये सोल से जेल का निर्माण द्विव अपघटन विधि द्वारा भी किया जा सकता है। उदाहरण की अगर अपन बात करें, जैसे सैलिसिलिक एसिड का जेल का निर्माण सोडियम सिलिकेट में जल मिलाकर करते हैं। इस दौरान द्विव अपघटन द्वारा मुक्त सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। अम्ल के मुक्त होते रहने से यह जल्द ही क्या हो जाता है, ठोस जेल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। मतलब द्वितीय अपघटन द्वारा 2 बार अपघटन करके भी अपन सोल से जेलों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सैलिसिलिक एसिड के जेल का निर्माण अपन अगर सोडियम सिलिकेट में जल मिलाकर करते हैं, इस दौरान क्या होता है कि जो सैलिसिलिक एसिड मुक्त होता है, ठीक है, मुक्त अम्ल के होते रहने से यह जल्दी क्या हो जाता है, ठोस जेल में परिवर्तित
हो जाता है। मतलब सैलिसिलिक एसिड का जो अपघटन हो रहा है, उसके लगातार अपघटित होते रहने से क्या हो जाता है, जेल का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है विलायकों के विनिमय द्वारा, कि कुछ जेलों के निर्माण में जिलेशन की प्रक्रिया विलायकों के विनिमय द्वारा होती है, जिनमें सोल अविलय होता है। ठीक है, अगर अपन विलायकों का विनिमय हो रहा है तो भी सेल का निर्माण हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, कैल्शियम एसीटेट जेल के निर्माण में शुद्ध एल्कोहल को कैल्शियम एसीटेट के जलीय विलयन में मिलाया जाता है। यहाँ संपूर्ण कैल्शियम एसीटेट के एल्कोहल में गमन करने के कारण वह जेल के रूप में एकत्रित होकर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जेलों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जेल्स, कि जेल का फूलना और सिकुड़ना अतः संकोच या फिर पार्थक्य स्कंदन। ठीक है, कि दर वर्ष नई जेलों का एक प्रमुख गुण उनके द्वारा विलय का अवशोषण करके आयतन में वृद्धि करना है। अर्थात जब इन जेलों को विलायक में रखा जाता है तो ये क्या निश्चित मात्रा तक विलायक का क्या करेंगे, शोषण करके फूल जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर जेल को अपन दरों से नहीं, जेल जो होते हैं वो क्या अगर विलायक में रखते हैं तो ये क्या करेंगे, विलायक के कणों का अवशोषण करना शुरू कर देंगे और अपने जो आकार में वृद्धि कर लेते हैं। ये अवशोषण एक निश्चित मात्रा तक करते हैं। ठीक है, कुछ जेल अपने आप पड़ा रहने पर संकुचित हो जाते हैं, उनमें भरा दर स्वतः बाहर आ जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे आंसू की बूंदें निकल रही हो। इस गुण को अपन संकोच प्रत्यागता रुदन कहते हैं। संकुचन जेली कार्य की सांद्रता पर क्या निर्भर करता है, जितनी अधिक सांद्रता होगी उतना अधिक क्या होगा, संकुचन होगा। ठीक है, मतलब जो जेल कार्य का अपन मिला रहे हैं उसके सांद्रता पर ये संकुचन डिपेंड करेगा। ठीक है, जितना अधिक सांद्रता होगी उतना ही अधिक वो क्या होगा, संकुचित होगा या कंप्रेस्ड होगा, उतना अधिक द्रव बाहर आएगा। रग का थक्का बनना इस प्रक्रिया का क्या है, उदाहरण है। रग का थक्का जब अपने को कभी कभी चोट लगती है, ठीक है, तो उसके पश्चात अपने क्या उस चोट वाले स्थान पर रग का थक्का बन जाता है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद देखना कि उसमें अपने को द्रव की कुछ बूंदे या फिर कुछ द्रव बाहर निकलता दिखाई देता है, वो इसी वजह से होता है या फिर इसी प्रक्रिया का एक उदाहरण है। दूसरा है कि विद्युत चालकता, कि जब सोल को जेल में परिवर्तित किया जाता है तो उसकी विद्युत चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह एक क्या है, अवस्था परिवर्तन होता है। ठीक है, अपन कोई भी अगर सोल को जेल में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पर कोई तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो केवल क्या हो रहा है, सोल से जेल में परिवर्तित होता रहता है, तो एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रही है। तीसरा है कि प्रवाहिकीय गुण, कि जेल में दृढ़ता, तरंग सामर्थ्य तथा प्रत्यास्थता के गुण पाए जाते हैं, जो ठोस के क्या हैं, अभिलाक्षणिक गुण हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कि लेक नामक एक वैज्ञानिक था, उसने पाया कि जेल क्या है, द्वीप अपवर्तनांक का गुण द्वीप अपवर्तनांक का क्या गुण रखते हैं, जो इनमें आंतरिक तनाव के कारण क्या होता है, संभव है। जेल प्रकाश का ध्रुवण भी दर्शाते हैं, अर्थात प्रकाश को क्या कर देते हैं, ध्रुवित कर देते हैं, पोलराइज कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता, कि अनेक ठोसों की भांति जेल भी क्या प्रत्यास्थता का गुण रखते हैं। यदि किसी जेल पर डब्लू भार लगाया जाए और उसके परिणाम स्वरूप इकाई लंबाई व स्मॉल आर त्रिज्या जेल की यंत्र के प्रत्यास्थ गुण क्या है, गामा है। ठीक है, तो निम्न संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो अपन इस प्रत्यास्थता भी इसकी ज्ञात कर सकते हैं कि गामा बराबर डब्ल्यू डॉट एल डी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, जहाँ डी एल क्या है, लंबाई में वृद्धि है। ठीक है, मतलब भार लगाने से पहले की लंबाई या फिर भार लगाने के पश्चात में जो परिवर्तन हुआ है वो। नेक्स्ट है कि अंतःशोषण, यदि किसी जीरो जेल को ऐसे द्रव के संपर्क में रखा जाए जो विलायकन कर सके, ठीक है, तो जीरो जेल बहुत अधिक क्या हो जाता है, फूल जाता है। ऐसे में उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि दो बातों पर निर्भर करती है। पहला है कि जेली कारक के अणुओं और द्रवणों के मध्य बने हुए बंधों की संख्या पर। दूसरा है कि जेली कारक अणुओं के महण बने मह बने मतलब जेली कारक विलायकों के मध्य बने बंधों की प्रबलता पर। ठीक है, बंधों की संख्या और प्रबलता जितनी ज़्यादा होगी उसके आयतन में ही क्या होगी, उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, अंतर शोषण बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें कि समविभव बिंदु पर प्रोटीन जीरो जेल के रूप
अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल की प्रबलता होने से ये द्रव्य के साथ क्या बंध नहीं बना पाते। इस कारण सम विभव बिंदु पर प्रोटीन जीरो जेल के आयतन में क्या वृद्धि न्यूनतम होती है। इस प्रकार की जल योजन क्रिया को अंतःशोषण अपन कहते हैं। इन कोलाइडों का जल के प्रति प्रबल आकर्षण होता है, ठीक है, जिससे अधिक दाब के विरुद्ध भी अंतःशोषण होता रहता है, ठीक है। अतः वह दाब जो जल स्नेही कोलाइड के लिए अंतःशोषण द्वारा फूलने को रोके उसे अपन क्या कहते हैं, अंतःशोषण दाब कहते हैं। मतलब वह दाब जो जल स्नेही कोलाइड या फिर द्रव स्नेही कोलाइड के लिए अंतःशोषण द्वारा फूलने को रोकता है उसे अपन अंतःशोषण दाब कहते हैं। जब दाब परासन दाब से यह दाब क्या जो परासन दाब था उससे अधिक होता है। नेक्स्ट है अपना कंपानुवर्तिता, ठीक है। कुछ जेल क्या अर्ध ठोस होते हैं लेकिन हिलाने पर सोल बन जाते हैं, ठीक है। अतः यह उत्क्रमणीय सोल जेल परिवर्तन कंपानुवर्तिता कहलाता है, ठीक है। हिलाने पर क्या जेल से वापस क्या सोल में परिवर्तन होना क्या कंपानुवर्तिता कहते हैं, ठीक है। जैसे आयरन ऑक्साइड जेल और सिल्वर ऑक्साइड जेल इसके क्या है उदाहरण है। सामान्यतः कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य की निश्चित मात्रा अगर मिलाकर मिलाकर कंपानुवर्तिता जेल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन एक टर्म पढ़ते हैं यहाँ पर विपाइसीकरण की या फिर डी इमल्सिफिकेशन, ठीक है। ऊपर आपका जो जेल का टॉपिक है कंप्लीट होता है। इसके पश्चात अपने सिर्फ दो टॉपिक बाकी हैं, एक तो है विपाइसीकरण डीमल्सिफिकेशन और एक है कोलाइडो का विभिन्न उद्योगों या फिर विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, ठीक है। विपाइसीकरण क्या होता है एक बार देख लेते हैं, छोटे क्वेश्चन में आता है। तो पायस को दो प्रावस्थाओं में विभक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विपाइसीकरण कहते हैं। मतलब पायस को वापस से उसके परिक्षेपण माध्यम और परिस्थिति प्रावस्था में विभक्त करना क्या कहलाता है, विपायसीकरण कहलाता है। यदि किसी पायस में कोई ऐसा विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए जो पायसीकारक को नष्ट करके पायस का स्कंदन कर देता है उस प्रक्रिया को विपायसीकरण कहते हैं। जैसे दूध अथवा दही की मलाई को मथ कर उससे मक्खन प्राप्त करने प्रक्रिया उसका उदाहरण है। अपकेंद्रण द्वारा दूध से क्रीम को पृथक करना भी क्या विपायसीकरण का उदाहरण है, ठीक है। और कुछ तेल कुओं से पेट्रोलियम भी पायस के रूप में मिलता है जिससे विभिन्न भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा विपायसीकृत किया जाता है, ठीक है। विपायसीकरण क्या है, पायस का वापस से उसको तोड़कर परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में डिवाइड करना, ठीक है। जैसे कि कुछ विद्युत अपघट्य अगर अपन पायस में मिला दे जो क्या करते हैं पायसीकार की जो प्रॉपर्टी है उसको नष्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को अपन डीएमल्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें डेली रूटीन लाइफ के अंदर दूध अथवा दही की मलाई को अगर अपन मथें, ठीक है, तो मथ कर जो अपने को मक्खन प्राप्त होता है वो किसका एक विपायसीकरण की प्रक्रिया का ही उदाहरण है। दूसरा अगर देखें कि दूध से क्रीम को पृथक करना भी किसके अंतर्गत आता है, विपायसीकरण के अंतर्गत आता है। तो डेयरी प्रोडक्ट के अंदर विपायसीकरण का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। विपायसीकरण के द्वारा अपन डेयरी प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। कुछ पेट्रोलियम पायस भी इसके द्वारा मिलते हैं जिसका बाद में अपन क्या भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा अपन क्या करते हैं डीमल्सिफिकेशंस करते हैं। नेक्स्ट है कि कोलाइडी या फिर कोलाइडो का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।